चलिए स्टार्ट करते हैं अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन के साथ। इनमें जो सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जैसा आपने देखा, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि sp हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो इसमें क्या होता है, इस तरह से एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं एक ही एटम के, ठीक है। और यहां से आपके पास दो नए sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, आपने देखा भी था फीचर्स ऑफ हाइब्रिडेशन के अंदर कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में रिपल्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 180 डिग्री पर इस तरह से क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। तो ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं ये 180 डिग्री पर ऐसे अरेंज होते हैं एक दूसरे से। और ये जो आपके पास ज्योमेट्री बनती है ये एक लीनियर ज्योमेट्री होती है, जहां पर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री पर होते हैं। मतलब जो दो ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्ड एंगल होता है, ये एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। उसमें पहला एग्जांपल हम लेकर चलते हैं BeCl2, ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको फंडामेंटल्स में कोवेलेंसी पढ़ाई थी, वही यहाँ पे काम में आएगी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। तो बेरिलियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 और उसका 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अब देखो समझना, हाइब्रिडेशन सिचुएशन के हिसाब से आप उसको यूज करते हो, तो आप ध्यान से देखें, जैसे आपको जरूरत है उस हिसाब से आप हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को काम में लेते हो। तो अभी आप देखो, बेरिलियम को क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है बेरिलियम भाई क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसको एक बॉन्ड और बनाएगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो हेलोजन एटम जो होता है, न्यूट्रल हेलोजन एटम, वो जनरली सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो बेरिलियम और क्लोरीन दोनों को एक एक सिंगल बॉन्ड बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए बेरिलियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 2p में, और इस तरह से आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेरिलियम के 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दोनों सेम शेल के ऑर्बिटल्स हैं। तो अब क्या होगा, बेरिलियम के ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में क्या होते हैं, मिक्स होंगे, एक s और एक p, और इस तरह से ये sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। क्या शो करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब आपका जो बेरिलियम एटम है उसके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। ये भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और दोनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके पास 2 खाली p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, 2p, ठीक है, पर उनमें कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो अब क्या है, अगर हम BeCl2 का स्ट्रक्चर बनाए, ज्योमेट्री बनाए, तो भाई आपका जो बेरिलियम है उसके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, लाइक दिस। बार बार एक बड़ा एक छोटा क्यों बन रहा है पता नहीं, ठीक है। इसके पास ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये क्लोरीन, अब आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p5। तो क्लोरीन का 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन के 3p ऑर्बिटल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मैं आपको इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको सब देखना आना चाहिए, आगे चल के आपके काम में आता है। मैं चाहता तो डायरेक्ट ही आपको हाइब्रिडेशन निकालने की ट्रिक और ये सब समझा देता, लेकिन 11th क्लास में मैं ये चीज़ें हमेशा बताता हूं क्योंकि ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करती हैं। तो देखो, क्लोरीन के पास एक 3p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल है, क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, मतलब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी। ये sp ऑर्बिटल, ठीक, और ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल। सिमिलरली इधर से भी एक क्लोरीन एटम होगा, उसका 3p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा, और इस तरह से बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ध्यान रखना, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सिर्फ एक ही केस है जहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं, अदरवाइज आपके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स ही फॉर्म करते हैं। तो अब देखो, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बना होगा, अब कि आपका बेरिलियम है, बेरिलियम और क्लोरीन के बीच में यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया है, 180 डिग्री का आ गया है।
कितना आ गया है 180 डिग्री का दोनों के बीच में एंगल आ चुका है। तो इस तरह से आपका BCl2 फॉर्म होता है और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है sp है। तो जब भी sp हाइब्रिडेशन होता है ज्योमेट्री कैसी होगी लीनियर और जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 180 डिग्री, इस तरह से। सही है ना। चलिए ऐसा ही एक और एग्जांपल देता हूं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे हम बात करते हैं इथाइलिन C2H2 या फिर आप इसे एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, हो गया। चलिए तो देखिए मूव करते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ जो कि है एसिटिलीन, एसिटिलीन या फिर आप इसे इथाइलिन के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला है C2H2। तो यहां से देखें आपको मल्टीपल बॉन्ड भी दिखाई देगा कैसा होता है। अब आप ध्यान से समझें इस चीज को। कार्बन, भाई कार्बन जो है, कार्बन का वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिखूं तो वो 2s2 2p2 होता है, और एक्साइटेड स्टेट में अगर आप कार्बन को ले आओ तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से कार्बन के पास क्या होते हैं 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 2s में 1 और 2p में 3 एक्साइटेड स्टेट के अंदर। ठीक है, अब देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो आपको चाहिए आपस में इनको कनेक्ट करने के लिए वो है 3 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कौन से बॉन्ड्स हैं 3 बॉन्ड्स हैं। तो अब क्या होगा, देखो कार्बन को इस हाइड्रोजन से और इस कार्बन से जुड़ने के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो कार्बन के पास अवेलेबल 4 हैं, लेकिन उसको जरूरत सिर्फ कितने बॉन्ड बनाने की है 2, मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लो आप तो जोड़ने के लिए इसको ये 2 ऑर्बिटल्स चाहिए। अब क्या होगा, पिछले केस की तरह यहां थोड़ा डिफरेंस क्या है कि कार्बन के पास 2 तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और 2 उसके पास क्या है खाली 2p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये तो हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखना आप, सॉरी 2 हाइड्रोजन के साथ नहीं, इसको भी ऐसे नहीं लिखते हम लोग, ये चीज हम बाद में लिखेंगे। तो अभी मेरे पास जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम, इस एक कार्बन एटम के पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसा इस कार्बन के पास है वैसा ही इस कार्बन के पास भी है। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, इसी तरह यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां बनेगा। इस तरह से दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। अभी आप देखो, आप देख रहे हो कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तो हम एक तरीका निकालेंगे कि एक एटम जितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा उसी हिसाब से हम उसके हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो इसको 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन है sp। अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा होगा तो इसको sp2, 4 बना रहा होगा तो sp3, 5 बना रहा होगा तो sp3d, और ऐसी कहानी चलती जाएगी। अभी आप देखोगे भी इन सारी चीजों को, बट अभी आप यहाँ पर फोकस करें। अब ये तो हो गई एक चीज कि भाई मेरे पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये सब जुड़ चुके हैं सिग्मा बॉन्ड्स के साथ। अब अगर मैं दोनों कार्बन एटम पे फोकस करूं तो देखो जो एक कार्बन एटम काम कर रहा है वही दूसरा कार्बन एटम काम कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि कार्बन का z ऑर्बिटल तो काम में आ गया इधर, आइए ना z एक्सिस लेकर चलते हैं। तो मान लो ये pz ऑर्बिटल था, ये px था और ये py था। ऑर्डर कुछ फिक्स नहीं होता, हम मान के चल रहे हैं। तो देखो pz काम में आ गया, px बचा और py बचा। तो ध्यान से देखें, ये वाला जो आपका कार्बन एटम है इसका मान लो ये वाली जो एक्सिस है जिसके अलोंग हमने बॉन्डिंग करवाई है ना, ये वाली एक्सिस z एक्सिस है मान लेते हैं। ठीक है, तो अब px और py इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो आप ध्यान से देखो, इस कार्बन एटम का 2px ऑर्बिटल, कौन सा 2px, और इस कार्बन का भी 2px ऑर्बिटल होगा। तो देखो इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी होगा, क्योंकि दोनों के पास एक एक बचा हुआ है ना। तो एक कार्बन का 2px और दूसरे कार्बन का 2px, सिमिलरली 2py की बात करें तो अब देखो इनमें क्या होगी, साइडवेज ओवरलैपिंग, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड बनेगा।
तो पहले कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, और सिग्मा के ऊपर कौन सा बॉन्ड बना है, पाई बॉन्ड यहां पर फॉर्म हुआ है। ठीक है, ऐसे आप ध्यान से देखें, पी वाई ऑर्बिटल जो होगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो ये एक कार्बन का पी ऑर्बिटल, एक इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सेम वही पी वाई ऑर्बिटल इस कार्बन का भी होगा, उसमें भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और एक और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। क्या होगा, एक और पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसे मैं फूल पत्ती डायग्राम बोलता हूँ फूल पत्ती डायग्राम, तो वैसे कहते हैं फ्लावर की तरह और लीव्स की तरह। तो बेसिकली ये ऑर्बिटल्स की मैचिंग है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग है, और इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में टोटल 3 बॉन्ड फॉर्म हुए। तो जब हम इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री बनाएंगे, अब बॉन्ड लाइन फॉर्मूले दिखाएंगे, तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में 3 ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, उनमें एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो अगर आप गिने तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर है, एक सिग्मा इधर है, और बाकी के जो 2 है वो कौन से बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड है। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब आपके मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं तो उनमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी क्या होते हैं, पाई होते हैं। अगर आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। सर क्या 4 बॉन्ड बन सकते हैं? हाँ, 4 बॉन्ड भी बन सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो चौथा बॉन्ड होता है वो डेल्टा बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? डेल्टा। मिल रहा था ना आप लोगों को? तो वो डी ब्लॉक मेटल के केस में आपको 4 बॉन्ड भी मिल जाते हैं। उस केस में जो चौथा बॉन्ड होगा वो कौन सा बॉन्ड होता है? डेल्टा बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आप देख रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और 2 पाई होगा। तो इस तरह से आप देखें ये हाइब्रिडाइजेशन है। ना सिर्फ इनमें, ऐसे और भी कई कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर sp हाइब्रिडेशन होता है, और उसके थ्रू हम इनकी ज्योमेट्रीज को ऐसे एक्सप्लेन कर पाते हैं या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन की तरफ, जिसका नाम है sp2। देखो अब आपको पिक्चर थोड़ी थोड़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगी कि sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है। तो sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, हाँ, यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो एक s ऑर्बिटल प्लस ये आपके 2 p ऑर्बिटल्स होंगे जो आपस में मिक्स होंगे, तो p और p, और इस तरह से आपके पास 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके बीच में एंगल क्या हो, मिनिमम हो। तो ध्यान से देखें, ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये एक दूसरे से इस तरह से 120 डिग्री एंगल पर अरेंज होते हैं। कितना एंगल पर अरेंज होते हैं? 120 डिग्री। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में एंगल क्या हो, मिनिमम हो। इसीलिए एक फिक्स्ड एंगल पर जाकर ये अलाइन हो जाते हैं, ऐसे अलाइन हो गए हैं। इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड के फिक्स ज्योमेट्री होती है। आपको याद हमने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। तो ये रीजन है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक फिक्स डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और बॉन्ड उसी डायरेक्शन में फॉर्म होगा। इसीलिए आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल प्लेनर। इससे पहले जो ज्योमेट्री थी ये तो कैसी थी, लीनियर, और ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। तो अगर हम इसे बनाएं तो इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हो आप। ये 3 बॉन्ड्स होते हैं जो एक ट्राइंगल प्लेन में होते हैं। ये लाइंस जो है सिर्फ ज्योमेट्री को कंप्लीट करने के लिए, और कोई मतलब नहीं है इसका। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर प्रेजेंट करता है। तो आइए इसके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, अब आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा एक प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो मान लो आप यहाँ पर ये XY प्लेन है, जो आपका ट्राइंगुलर प्लेन है ना, ये वाला जो प्लेन बना है, लेट्स से ये XY प्लेन बना आपका, ठीक है। तो अगर ये XY प्लेन है तो आप बताओ यहाँ पे कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे। भाई XY प्लेन में तो वो ऑर्बिटल्स काम में आएंगे जिनके अंदर X और Y कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर X काम में आएगा, ये PX काम में आएगा और ये PY काम में आएगा। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यानी sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर एक s ऑर्बिटल काम में आएगा, एक px काम में आएगा और एक py ऑर्बिटल आपका काम में आता है, ठीक है। z एक्सिस को हम इसके परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, तो z एक्सिस अभी यहाँ पर कोई काम नहीं आ रही है। तो ध्यान दें, sp2 हाइब्रिडेशन के अंदर आप s प्लस px प्लस py का कॉम्बिनेशन मानकर चलते हो, अज्यूमिंग कि आपका जो ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है ये XY प्लेन में लाई कर रहा है। ऑब्वियसली अगर ये YZ प्लेन में लाई करता तो S प्लस PY प्लस PZ होता, और अगर ये XZ प्लेन में लाई करता तो
S प्लस पी एक्स प्लस पी जेड होगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन में आपका ट्राइंगल है, तो एक्स वाई प्लेन में ये होगा। अगर प्लेन वाई जेड होता, या आपको खुद को समझना है, S प्लस पी वाई प्लस पी जेड आता, और अगर प्लेन एक्स जेड मान लेते तो S प्लस क्या आएगा आपके पास, पी एक्स प्लस पी जेड आएगा, क्योंकि जिस एक्सिस में आप मान के चल रहे हो उसी कैरेक्टर के ऑर्बिटल्स, वो ऑर्बिटल जिनकी लोब्स उस प्लेन में लाई करती है, जैसे एक्स वाई प्लेन में पी एक्स और पी वाई की लोब्स लाई करेगी, वाई जेड प्लेन में पी वाई और पी जेड की लोब्स लाई करेगी। बोलो बात समझ में आती है आपको? ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए। इनिशियल शुरुआत कर रहे हैं, आगे इनको और अच्छे से आप देखते जाओगे, आपको और अच्छे समझ में आता जाएगा, चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। फिर से इसके भी मैं 2 एग्जाम्पल लूंगा, बड़ी तसल्ली से और आराम से हम इनको सीखेंगे, और फिर लास्ट में आपको ट्रिक सिखाऊंगा। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और मेरे साथ साथ काम करना पड़ेगा। आइए मिलवाता हूं आपको एक कंपाउंड जिसका नाम है BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अगर आप बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1, वही ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो ये 2p ऑर्बिटल है, और एक्साइटेड स्टेट में अगर आप इसे ले जाओ, चलो एक और बना लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाए, 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन 2p में पहुंच गया, ठीक है। आप ध्यान से देखें, अब बताओ बोरोन को फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। मिनिमम कितने बॉन्ड? मिनिमम बॉन्ड देख लो, जोड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3। तो वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है। तो बोरोन क्या करेगा, अपने इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा, और कौन सा हाइब्रिडेशन शो करेगा? 1s2p, तो इसे हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दिख रहा है आपको? चलिए, अब मेरे पास जो बोरोन एटम है उसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बोरोन है इसका एक 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, वेकेंट। तो आपने देखा है लुईस एसिड इसलिए होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेंगे, तो फ्लोरीन यहां पर आकर अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, और इस तरह से BF3 बन जाएगा, और उसमें 2 2 4 2 6 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल इसके पास खाली पड़ा है, इस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है, और फिर ये किसकी तरह काम कर सकता है? लुईस एसिड की तरह, जिसे आप मैं पहले मिलवा चुका हूं। खैर अभी हमें वो नहीं देखना। तो अब देखो मेरे पास एक बोरोन एटम है जिसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कितना एंगल पर? 120 डिग्री एंगल पर अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है। अब फ्लोरीन को अगर आप देखोगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 एंड 2p5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो फ्लोरीन के पास एक 2p ऑर्बिटल है जो वेकेंट है, तो मैं बना के दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ी ज्योमेट्री बन जाएगी। तो फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेगा। फ्लोरीन इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और फ्लोरीन इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से बनेगा। इस तरह जब आप BF3 की स्ट्रक्चर बनाते हो तो बोरोन 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करेगा? इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है, जहां पर इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ध्यान दें, नाम ही इसका ट्राइगोनल प्लेनर है, तो ये एक प्लेनर ज्योमेट्री है, क्योंकि आगे चल के आपको प्लेनर, नॉन प्लेनर, ये सब भी बहुत अच्छे से देखना आना चाहिए। तो ये एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म करता है। आ रही बात समझ में? चलिए, तो इसके ऊपर ध्यान दें। अब देखो मैं आपको सामने एक और अगला कंपाउंड लेकर चलता हूं, जो है इथीन। इथीन तो आप सभी जानते हैं, C2H4। वैसे तो आप इसकी स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, पर अगर मैं मिनिमम बात करूं तो कार्बन कार्बन से कनेक्ट होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा। तो अगर आप एक कार्बन एटम को देखो तो उसको 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 बॉन्ड तो बनाने हैं, तो काम वही होगा। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कार्बन 2s1 एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2p3। ये एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखो कार्बन अपने 4 में से 3 ऑर्बिटल काम में लेगा, क्योंकि उसको मिनिमम 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो यहां से हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। क्या होगा? हाइब्रिडेशन sp2 होगा। तो आप ध्यान से देखें, 1 2 3,
कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। जैसे मैंने आपको बताया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हमेशा कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा, और एक उसके पास 2p ऑर्बिटल खाली पड़ा है। तो इन दोनों ही कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल पर अरेंज्ड होंगे, लाइक दिस। तो देखो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन यहां शेयर हो गया, sp2 सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहां पर ये हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। यहां पर ये वाला ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड। इधर ये वाला हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर ये शेयर करके क्या बना लेगा, शेयर का मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गई है। तो कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का नॉर्मल 1s ऑर्बिटल, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पर क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब देखो दोनों ही कार्बन एटम के पास एक p ऑर्बिटल है जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका p ऑर्बिटल लेट्स से ये 2px ही है, दोनों में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी और क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से आप देखो इथीन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, और एक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो ये एक सिग्मा है और एक पाई है, और ये पाई ऑर्बिटल को आप नाम भी दे सकते हैं। देखो यहाँ इसका 2p ऑर्बिटल और इसका 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए हैं, तो इसे हम 2p पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। खैर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। और देखो यहाँ से एक फॉर्मूला आपके सामने अपने आप ही बनता जा रहा है। बताओ बोरोन ने यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो इसको 3 ऑर्बिटल चाहिए थे, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कार्बन ने यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। इस कार्बन ने 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। तो वो जितने सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसी के हिसाब से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। 2 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन है sp, 3 सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 4 होगा तो sp3, 5 होगा तो sp3d, 6 होगा तो sp3d2 और 7 होगा तो sp3d3। ये उस कंपाउंड में उस एटम का जो सेंट्रल एटम होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। कॉपी करें, फिर चलते हैं अगले हाइब्रिडाइजेशन पे। चलिए फिर देखिए बढ़ते हैं आगे और मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, जो कि है थर्ड, जिसे हम बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे को नाम से पता लग रहा है, यहां पर आपके पास क्या होते हैं, एक s ऑर्बिटल होगा और 3 p ऑर्बिटल होंगे। अब ध्यान से देखें तो एक तो s ऑर्बिटल होगा और 3 जो p ऑर्बिटल होंगे। अब p ऑर्बिटल 3 ही तो होते हैं टोटल, एक होता है उनमें से px, एक होता है उनमें से py और एक होता है उनमें से pz। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो तीनों ही ऑर्बिटल काम में आ जाएंगे और इस तरह से आपके पास 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जो 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को स्पेस में अरेंज करते हैं एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, लाइक दिस। ठीक है, तो ये सभी आपके हाइब्रिडाइजेशन, छोटी छोटी पूंछ दिखाते हैं इनकी हमेशा ऐसे। तो ये आपके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो इस तरह से एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में आएंगे। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये क्या होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है और मीथेन इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो सबसे पहली चीज पे आप ध्यान दें, ठीक है। आपके पास कोई भी जैसे कंपाउंड बनेगा AB4 टाइप बनेगा, तो A को बीच में ले लेते हैं, चलो एग्जाम्पल लेके चल लेते हैं, CH4 की बात कर लेते हैं, CH4। ठीक है, तो CH4 में वही कार्बन है। एक्साइटेड स्टेट में अगर आप देखोगे कार्बन को, तो एक्साइटेड स्टेट में 2s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 एंड 3। अब इसको देखो, कार्बन हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए मिनिमम 4 बॉन्ड तो चाहिए। तो ये अपने चारों ऑर्बिटल्स काम में लेगा और इस तरह से क्या शो करेगा, 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगा। तो इस तरह से 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो आपका जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम के पास अब 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो एक दूसरे से कितने एंगल पर, 109 डिग्री 28 मिनट पर जुड़े हुए हैं। अब ये सभी के सभी हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, सिग्मा। इस तरह से मीथेन के केस में क्या होता है, 4 CH बॉन्ड जो बनते हैं वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट एंगल पर होते हैं और इसीलिए इसकी जो ज्योमेट्री है उसे हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। कौन सी ज्योमेट्री होती है, ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री
28 मिनट होता है। अब अगर आप थोड़ा सा 3D पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 3D पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना, मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको इसीलिए कि ये जो आपके तीनों एटम्स हैं, ये तीनों एटम्स एक प्लेन बनाते हैं, एक ट्राइंगुलर बेस बनाते हैं, ठीक। सो दीज 3 हाइड्रोजन एटम्स आर इन सेम प्लेन फॉर्मिंग अ ट्रायंगुलर बेस। ये हर एक बारीकी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत काम में आती है आपकी, बहुत आपको खुद को सीखना होता है, इसलिए मैं हर एक चीज बताता चला कि आप खुद विजुअलाइज कर पाए, ठीक है। अब ये जो आपका कार्बन और हाइड्रोजन एटम है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। सो यहां पे ले रहा हूं इन दोनों को ही। these two atoms are out of the plane, making this structure or geometry a non-planar geometry। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप से अच्छे से देखकर ही डिसाइड कर सकते हैं आपकी जो गिवन ज्योमेट्री है ये प्लेनर है या फिर नॉन प्लेनर। तो इस तरह से जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है, आप देख सकते हो 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये आपके पास मीथेन की ओवरऑल ज्योमेट्री है, जिसमें वो 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, और इन 4 सिग्मा बॉन्ड से जो हाइब्रिडेशन आता है, ठीक है, वो कैसा होता है, sp3 होता है, ठीक है। बना तो दिया है मैंने, और बार बार वैसे बनाने की जरूरत नहीं, पर कई बार टेट्राहेड्रन को ऐसे भी दिखाते हैं, देखो हम, ठीक है। इसे ये कार्बन है, एक इधर पीछे, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और ये टेट्राहेड्रन का क्या होता है, सेंटर होता है। तो ये आप जरूर 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 ध्यान दें। क्लियर है सभी को? तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ रहा है? तो sp हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया। एक और चीज पे आप ध्यान दें, क्योंकि हम ये पहले भी सीख चुके हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp3, इनको हम पहले भी सीख चुके हैं, बट आपको अब डिटेल में समझ में अच्छे से आ रहा है। तो जैसे परसेंटेज s कैरेक्टर की हम बात करते हैं, तो भाई देखो यहाँ पर आधा आधा है, तो 50% s कैरेक्टर है और 50% p कैरेक्टर है। यहाँ पर आप देखो 3 में से एक s ऑर्बिटल है 1/3, यानी यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर 33.33% है। यहाँ 3 में से एक है 1/4, तो यहाँ पर 25% s कैरेक्टर है, ठीक है। तो हम स्पेसिफिकली अगर कार्बन के लिए ही बात कर लें कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था कि जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है उतनी ही ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। तो अगर आपके पास एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैंने आपको इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी बताई थी, इसकी होती है 3.25, नाइट्रोजन से भी ज्यादा। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, और ये चीज आपके ना ऑर्गेनिक में बहुत काम में आती है। सिमिलरली अगर sp2 है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 होती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपके काम में आती हैं, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। एक और चीज आप देखें, एक और चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, अगर आप sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के अंदर बॉन्ड एंगल्स देखें, मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ रहा था 180 डिग्री, यहाँ बॉन्ड एंगल आ रहा था 120 डिग्री, और यहाँ बॉन्ड एंगल आ गया 109 डिग्री 28 मिनट। तो आपको एक और चीज दिख रही है कि जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल वो भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर के। और आप एक और चीज कंपेयर कर सकते हो, दैट इज बॉन्ड लेंथ। सीखेंगे हम लोग आगे इस चीज को भी, बट आप यहां पर भी इसको लिख कर छोड़ सकते हो, वो इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि एज ऑर्बिटल हैविंग, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये चीज नहीं, परसेंटेज s कैरेक्टर जो मैं लिख रहा हूं, higher percentage s character will be more closer to the nucleus। इसलिए जो बॉन्ड उसका बनेगा, ऑर्बिटल क्या होगा, न्यूक्लियस ज्यादा पास होगा, तो बॉन्ड की लेंथ क्या आएगी, छोटी। क्यों आएगी वो आप आगे भी देखोगे,
ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाता है इसलिए। तो अभी उन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट हाँ एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको प्लेनर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर देखना आना चाहिए, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। कॉपी करें, फिर चलते हैं अगले हाइब्रिडेशन के ऊपर। चलिए अब बढ़ते हैं, देखें आगे और मूव करते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन के ऊपर, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आप देखें जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं वो डिपेंड करता है ज्योमेट्री पर, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था sp3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया s प्लस px प्लस py प्लस pz, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि देखो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल तो होगा ही होगा, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर px ऑर्बिटल भी होगा, प्लस py भी होगा, प्लस pz भी होगा, क्योंकि तीनों के तीनों p ऑर्बिटल आ गए। अब आपके पास 5 d ऑर्बिटल होते हैं, 5 d ऑर्बिटल में से यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके केस में अब कुछ चीजें पहले से आपको बतानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री क्या आती है, तो इसकी ज्योमेट्री मैंने आपको लिखवाई थी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या आती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखने में कुछ ऐसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ऐसे एक ट्राइगोनल प्लेन बनता है, एक ऊपर और एक बॉन्ड नीचे, इस तरह टोटल 5 बॉन्ड यहाँ पर बनते हैं। तो मान लो आपके पास AB5 टाइप का मॉलिक्यूल है, तो A सेंट्रल एटम है, ऐसे 3 B एटम मिलकर ट्राइगोनल प्लेन बनाते हैं और 2 B एटम ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। अगर आप इनको कनेक्ट कर दो आपस में लाइक दिस, तो आपको एक पिरामिड ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे ही एक पिरामिड नीचे बनता हुआ दिखाई देता है। इसलिए इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है। तो आओ आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं, जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा हो सकता है। तो मैं इसके लिए वापस से देखो इस ट्राइगोनल प्लेन को बनाता हूं। तो यहां पर आपके पास ऐसा एक ट्राइगोनल प्लेन बनेगा, ठीक है, जिसमें ए जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा होगा। तो ये जो आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसको मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता हूं। अभी आपने देखा, बताओ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किस में बनी थी, है ना? हाँ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो मैं मान लेता हूं कि ये एक तो sp2 है, प्लस p है और प्लस d है। तो देखो जो ट्राइगोनल प्लेन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बना हुआ है। अब मान लो ये आपका xy प्लेन है। कौन सा प्लेन है? xy प्लेन। तो क्या मुझे बता सकते हो यहाँ पर कौन कौन काम में आएगा? हाँ, है ना, s प्लस px प्लस py। तो जो sp2 है ये तो मिलकर बना होगा s प्लस px प्लस py से। अब भाई अगर ये आपका xy प्लेन है तो ये पक्का है कि जो बाकी के जो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ये z एक्सिस के अलोंग होंगे। तो अगर ये z एक्सिस के अलोंग होंगे तो आपको वो ऑर्बिटल चाहिए होंगे जिनके क्या होते हैं, जिनके अंदर z कैरेक्टर होता है। तो देखो एक तो बचा आपके पास pz और एक हो गया dz स्क्वायर, क्योंकि इन्हीं दोनों के अंदर सबसे ज्यादा z कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे आप कभी दोबारा रिवाइज कर पाओ, इसके लिए लिख भी देता हूं कि if we assume the trigonal plane in xy plane, then अच्छा, ये जो आपको ट्राइगोनल प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन, इसे हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेन। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल प्लेन बोलते हैं। या यहां पर जो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, इन तीनों बॉन्ड्स को हम इक्विटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल बॉन्ड्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। ये जो 3 बॉन्ड बनेंगे ना, ए, बी और बी, ये है आपके इक्विटोरियल बॉन्ड्स। और जो 2 ग्रीन वाले बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो 2 बॉन्ड बनेंगे, इन्हें हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। सो इफ यू अज्यूम द ट्राइगोनल प्लेन इन xy प्लेन, देन equatorial bonds will be formed by orbitals having x and y character, and axial bonds by orbitals having z character।
ठीक है, आपको जो रटने की जरूरत नहीं है, अभी आप इन्फो डिटेल में चीज़ों को सीख रहे हैं, फिर इनमें जो चीज़ याद रखने की वो यूज़ करते करते आपको अपने आप याद होंगी। मैं आपसे जो पहले लेक्चर में कहा था कि भाई बॉन्डिंग में क्या होगा, पढ़ोगे आप बहुत सारी चीज़ें, रिटेन करने वाली चीज़ें आपके अपने आप काम में आती रहेगी जब आप क्वेश्चंस करोगे। तो अभी आप बस हर एक चीज़ डिटेल में देखते जाओ। तो इस तरह से sp3d हाइब्रिडेशन जो है, ये जो आपका sp3d हाइब्रिडेशन है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका, sp3d में, तो sp2 प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। तो ये आपके ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ sp3d में कौन सा d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो वो आप इस तरह से ब्रेक करके आइडिया लगा। अभी आने वाला में और लगाएंगे तब देखना, अभी आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे इसको करते हैं, तो इस पर ध्यान दें। क्लियर है? चलिए अब लेते हैं इसका एग्जाम्पल। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। अभी बहुत सारी और चीज़ें जो आपको यहाँ पर सीखनी है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में अगर हम फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3, सो 1 2 and 3, ठीक है। और इसका 3d ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ होता है, खाली पड़ा हुआ होता है। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है PCl5 बनाने के लिए फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने, तो 5 एनपी इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इसकी ग्राउंड स्टेट है फॉस्फोरस की। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फॉस्फोरस का जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इस तरह से आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये 3p है, 1 2 and 3, और ये आपका 3d है, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो फॉस्फोरस के आपके 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्स होंगे और इस तरह से आपका sp3d हाइब्रिडेशन आएगा। तो अब आपके पास जो फॉस्फोरस एटम है, उस फॉस्फोरस के पास 5 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 5 क्लोरीन एटम्स हैं, ये क्लोरीन एटम्स इनके साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे और इस तरह से आपके पास 5 PCl बॉन्ड बन जाएंगे। तो ध्यान से देखें, ये फॉस्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ठीक है, और एक क्लोरीन ये ऊपर और एक क्लोरीन ये नीचे। तो ये तीनों फॉस्फोरस जो हैं, ये तीनों बॉन्ड्स, ये तो ट्राइंगुलर प्लेन बनाएंगे और ये दोनों क्या करेंगे, पिरामिडल ज्योमेट्री को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो बॉन्ड है मैंने आपको बताया, ये आपके इक्विटोरियल PCl बॉन्ड्स हैं। क्या हैं, इक्विटोरियल PCl बॉन्ड्स, ओके। और ये जो बॉन्ड बने, ये वाले आपके कौन से बॉन्ड हैं, एक्सियल PCl बॉन्ड्स हैं। अब देखो इन दोनों बॉन्ड्स को मैंने अलग कलर से क्यों बनाया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, जो आपके काम में भी आएगी और आगे हम इनको दोबारा और रिवाइज भी करेंगे, पढ़ेंगे तब। तो ये जो आपका एक्सियल PCl बॉन्ड होता है, ये लेंथ में क्या होता है, इक्विटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होता है। तो जो आपका एक्सियल PCl बॉन्ड है is greater in length than your equatorial PCl बॉन्ड। ये इनकी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन है। बॉन्ड लेंथ जो एक्सियल PCl बॉन्ड है ये वाला, वो इक्विटोरियल वाले बॉन्ड से क्या होता है, ज्यादा लंबा होता है। और वो क्यों होता है, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां शेयर कर लिया, इस क्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। यहां पर हर क्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, इसके पास भी हैं, और जो नीचे वाला है इसके पास भी है, ठीक है। अब देखो ये क्लोरीन का इसके साथ बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इसके साथ भी 90 डिग्री है, और इस वाले के साथ भी 90 डिग्री है, इस वाले का, तीनों क्लोरीन के साथ। तो यहां पर क्या होता है, क्लोरीन क्लोरीन के लोन पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी जो ये वाली बॉन्ड की लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहां तो नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैं इसको अगले पेज पे लिख रहा हूं, आप साथ साथ लिख लेना। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये आपने कॉपी कर लिया, पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि एक्सियल बॉन्ड जो है वो लेंथ में लंबा क्यों है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि ड्यू टू रिपल्शन exerted by the 3 chlorine atoms at equatorial position, exerted by, ऐसे लिखना, by the lone pairs, by the lone pairs of 3 chlorine atoms present at equatorial position,
at equatorial position on the chlorine atom present at axial position. The chlorine atom shifts away and hence the axial PCl bond become greater in length। ये सब रटने की जरूरत नहीं है लैंग्वेज, आपको समझाने के लिए, ताकि दोबारा अगर आप रिवाइज करो तो आपको आइडिया रहे, ठीक है, जब नोट्स लिखा उसी में से। तो ये जो तीनों क्लोरीन एटम्स हैं, ये इस क्लोरीन के ऊपर रिपल्शन लगाते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी, नीचे वाले के ऊपर भी तीनों लगाते हैं। तो जो एक्सियल वाला क्लोरीन है, अभी कोई फिक्स रस्सी तो बंधी हुई नहीं है, ये तो हम बॉन्ड तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखाते हैं, कोई एक अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से रुके हुए हैं। अब इन तीनों का रिपल्शन फोर्स इस क्लोरीन पे काम करना शुरू करता है, तो ये क्लोरीन थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये क्लोरीन थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए ये जो आपके एक्सियल पीसीएल बॉन्ड्स हैं, ये इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड से क्या होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं। तो देखें, अभी तक आपने जो मॉलिक्यूल्स देखे थे उनमें सब में सारी बॉन्ड लेंथ सेम थी, लेकिन यहां पे इस केस में रिपल्शन की वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से क्या होगी, अलग होगी। सही है, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं। चलिए अब एक और चीज पे आप फोकस करें, बताओ ज्योमेट्री प्लेनर होगी नॉन प्लेनर? हाँ, तो ये तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये जो आपकी ज्योमेट्री है नॉन प्लेनर है ना। 1 2 3 4 ये चारों एटम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये फास्फोरस, ये एक प्लेन में है, ये क्लोरीन आउट ऑफ द प्लेन है और ये क्लोरीन भी आउट ऑफ द प्लेन है। कई लोग विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए यहीं पर मैं आपको डिटेल्स में सब सिखा रहा हूं, ताकि आगे जाके जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, बताओ कौन सा प्लेनर है और नॉन प्लेनर है, तो आपके तोते नहीं उड़ने चाहिए ना, मतलब आपको आना चाहिए कि हाँ यार ये प्लेनर और ये नॉन प्लेनर होता है। क्लियर? चलिए इसी तरह देखें, आपके पास अगला हाइब्रिडेशन होता है 6 टाइप, जिसे हम लोग sp3d2 के नाम से जानते हैं। sp3d2 हाइब्रिडेशन, नाम से पता लग रहा है यहाँ पर एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल होंगे। तो 3 p ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, px, py एंड pz। तो लिख के दिखाते हैं सबको, तो तीनों के तीनों p ऑर्बिटल काम में आ जाएंगे, px प्लस py प्लस pz। अब d ऑर्बिटल जो 2 होंगे वो कौन से होंगे, तो वो आइडिया हम लगाएंगे इसकी ज्योमेट्री से। इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। तो पहले तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखो कैसी होती है। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या होता है, आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनेंगे। तो जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा बनेगा AB6 टाइप। तो इसमें क्या होगा, एक तो बनेगा स्क्वायर प्लेन, जिसमें A और B के बीच में 4 बॉन्ड बनेंगे लाइक दिस। एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड नीचे होगा। क्या होगा, एक बॉन्ड ऊपर होगा और एक बॉन्ड क्या होगा, नीचे होगा। या फिर आप चाहो तो इसे ओपन स्ट्रक्चर अगर दिखाना तो ऐसे दिखा सकते हो, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, एक बी इधर, एक ये बी ऊपर और एक ये बी क्या आ जाएगा, नीचे। तो इस तरह से आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। ये है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे ध्यान दें, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये बॉन्ड एंगल भी 90 है और ये बॉन्ड एंगल भी 90 है। अच्छा, वहां हमने बॉन्ड एंगल्स नहीं लिखे थे, शायद लिख दिए थे। हाँ, ये एक और चीज ध्यान देना, इस ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है ये होता है 120 डिग्री। आगे चल के मैं आपको एक ट्रिक सिखाऊंगा, वहां ये चीज काम में आएगी, तब बताऊंगा। और ये वाले बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री। और देखो ये जो 2 क्लोरीन एटम होते हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 3 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90, 120 एंड 180। ठीक है, चलिए इसी तरह यहां पर भी देखें, 2 तरह के बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, एक इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये आपकी पहले आपको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखनी आनी चाहिए। तो ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे आप देखो इन सबको कनेक्ट करना शुरू करोगे लाइक दिस, पहले यहां कनेक्ट करके दिखाता हूं मैं आपको। तो ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये देखो एक 4 फेसेस ऊपर बन गए, 1 2 3 4 पीछे वाला फेस, और ऐसे ही 4 फेस नीचे की तरफ बनते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री होती है इसे हम लोग कौन सी ज्योमेट्री बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। अब इस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, तो ध्यान से देखें।
अगर ये स्क्वायर प्लेन है, कौन सा प्लेन है, ये स्क्वायर प्लेन, तो देखो इस प्लेन में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जैसे ये, इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, तो ये पक्का है कि ये कौन सी एक्सिस होगी, वाई। बोलो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं उनमें वो ऑर्बिटल काम में आएंगे जिनके अंदर एक्स और वाई कैरेक्टर्स होते हैं। तो देखो एक तो आपके पास एस ऑर्बिटल काम में आ सकता है, एक पी एक्स काम में आ सकता है, एक पी वाई। इसमें तो जेड कैरेक्टर है, एक्स कैरेक्टर तो है नहीं। तो अब आपके पास ऐसे डी में 2 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो होता है डी एक्स वाई जिसमें एक्स वाई कैरेक्टर होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आपने सीखा हुआ है, इसकी लोब्स अलोंग द एक्सिस लाई करती है और इसकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई करती है। तो देखो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो अलोंग द एक्सिस बन रहा है। क्या बन रहा है? ये जो बॉन्ड है, these bonds will be formed by orbitals whose lobes lie along x and y axis। तो ऐसा एक ही ऑर्बिटल होता है जिसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये 4 बॉन्ड तो इससे बनेंगे और बाकी के जो 2 बॉन्ड बने ऊपर और नीचे, तो ये z एक्सिस मान सकते हैं, तो ये बनेंगे किससे? pz और dz स्क्वायर से। तो इस तरह से जो आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्या होता है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। उस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कौन कौन से डी ऑर्बिटल काम में आया? तो आपने देखा sp3d में कौन कौन काम में आया था? dz स्क्वायर काम में आया था। यहां पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अलोंग बन रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं, और डीजेड स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पर काम में आते हैं। तो पहली बात, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, दिखने में ऐसी होगी। यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, 90 और 180, और ये इसकी ज्योमेट्री होती है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं SF6। तो यहाँ पर सल्फर जो होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4। तो एक्साइटेड स्टेट में जब इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देगा। ये हम कोवेलेंसी में सीख चुके हैं। अब ये अपने 6 के 6 ऑर्बिटल काम में लेगा और इस तरह से आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। ठीक है, sp3d2 आप देखोगे SF6 की ज्योमेट्री, तो SF6 में इस तरह से सेंट्रल में सल्फर होगा, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर और एक फ्लोरीन नीचे। और ध्यान रखना यहाँ पे सारी बॉन्ड लेंथ्स इक्वल होती है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। वहां ऐसा नहीं होता क्योंकि ये सारे बॉन्ड्स हैं, यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो जितना रिपल्सन इन दोनों के बीच में होगा उतना ही रिपल्सन इन दोनों के बीच में भी होगा, इसलिए एज बॉन्ड एंगल्स आर सेम। वहां पर बॉन्ड एंगल्स अलग अलग थे। देखो मैं आपको दिखाता हूं एक बार, आप ये तो बना लो, है ना। देखो पिछले केस में अगर हम चले तो ये वाला बॉन्ड एंगल 120 था, इन दोनों क्लोरीन के बीच में रिपल्शन कम था। ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, इन दोनों क्लोरीन के बीच में रिपल्शन ज्यादा था, तो ये ज्यादा रिपल्शन फील करेगा, इसलिए ज्यादा ऊपर हो जाएगा। यहां पर सारे बॉन्ड्स क्या है? सेम है, सेम एंगल पर है, तो सभी सेम रिपल्शन फील करेंगे और सभी की बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? सेम होगी। इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सल्फर 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। एग्जैक्टली इसी तरह आपका होता है अगला हाइब्रिडाइजेशन। ये आपने कॉपी कर लिया? चलिए, तो अगला हाइब्रिडाइजेशन जो है उसे भी खत्म करते हैं। ओहो, एक सेकंड दे, मैं एक स्लाइड ऐड कर दूं इसमें। चलिए, तो देखें ऐसे आपके पास होता है अगला लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, जो आई थिंक अपना sp sp2 sp3 sp3 6 टाइप आ गया है, दैट इज sp3d3। अब इसमें नाम से पता लग रहा है sp3d3। तो इसकी ज्योमेट्री मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास, कैसी होती है? पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो आप पहले तो पेंटागनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। यहां पर क्या होगा? एक तो आपके पास पेंटागन बनेगा इस तरह से, बीच में एक एटम है A और ये सराउंडिंग एटम्स है, तो B भाई 7 ऑर्बिटल है तो 7 बॉन्ड बनेंगे। अब ध्यान दें ये इंटरनल एंगल है पेंटागन के 72 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, और 2 जो बॉन्ड है वो ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर बनेंगे और फिर से वही पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसलिए हम इसे, इसका बेस पेंटागनल है तो इसे पेंटागनल पिरामिडल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल जिसका उसका बेस स्क्वायर था तो आप स्क्वायर पिरामिडल भी बोल सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बट बोलते हो ऑक्टाहेड्रल ही है। ठीक है, बोल सकते हो स्क्वायर बाई पिरामिडल, वो स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ऑक्टाहेड्रल है।
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बेस ट्राइंगल था और ऊपर नीचे पिरामिड बन रहा था। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आता है। तो देखो सिंपल सी बात है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस, फिर से मान लो ये xy प्लेन है, तो अगर ये xy प्लेन है तो यहां पर वो ऑर्बिटल काम में आएंगे जिनके अंदर x और y कैरेक्टर है। अच्छा, तो देखो अब आपके जो 3 d ऑर्बिटल है उनमें से एक तो होगा dx² माइनस वाई स्क्वायर, और एक और जिसका xy कैरेक्टर है वो है dxy। क्यों? क्योंकि भाई जो बॉन्ड्स हैं ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग नहीं है। मान लो ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस नहीं है, तो कुछ बॉन्ड्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं और कुछ बॉन्ड्स एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो हमें वो ऑर्बिटल भी चाहिए जिनकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई करती है, और हमें वो ऑर्बिटल भी चाहिए जिनकी लोब्स x और y एक्सिस के बीच में भी लाई करती है, क्योंकि ये xy प्लेन हमने माना है। अगर हम इसको yz प्लेन मानते तो फिर यहां पर कौन कौन काम में आता है, dyz काम में आता है एक तो, और एक dz स्क्वायर काम में आता है। तो वो डिपेंड करता है, तो जनरली हम ये इसे xy प्लेन में ही मानकर चलते हैं, उसी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। प्लस ये जो दोनों बॉन्ड बचे, ये दोनों बॉन्ड किस किस से बनेंगे, pz और dz स्क्वायर से। समझ पर मेरी बात को? भाई ये क्या है, सारे बॉन्ड 90 डिग्री पर नहीं है। पिछले केस में सारे बॉन्ड 90 डिग्री पर थे, तो अगर एक x एक्सिस था तो दूसरा y एक्सिस था, तो जो आपके बॉन्ड्स बन रहे थे वो x और y एक्सिस के अलोंग बन रहे थे। तो वहां पर ऑर्बिटल कौन सा काम में आया, जिसकी लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है। लेकिन यहां पर आप देखो टोटल 5 बॉन्ड बन रहे हैं इस xy प्लेन में, तो आपको 5 ऑर्बिटल चाहिए, और उन 5 ऑर्बिटल में से भी कुछ बॉन्ड्स एक्सिस के बीच में भी होंगे, तो आपको वो ऑर्बिटल भी चाहिए जिसकी लोब्स xy प्लेन में लाई करती है, और वो ऑर्बिटल कौन सा होता है, dxy। तो देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाने के लिए s काम में आएगा px py dx² माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कुछ लोब्स x और y एक्सिस के अलोंग भी लाई कर रही हैं, और dxy कुछ लोब्स x और y एक्सिस के बीच में लाई कर रही हैं। तो ये ना जेईई में पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है कि बताओ कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं इन्वॉल्व होंगे, तब आप रट नहीं सकते हो। जरूरत क्या है रटने की, देखो मैंने तरीका सिखा दिया है, इतने समझदार आप हो। अगर आप आज के लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करोगे, खुद से बना कर देखोगे, जो चीज़ें मैंने करवाई खुद आपसे खुद करके देखोगे, तो आपको अपने आप ही चीज़ें याद होगी। ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप और इवॉल्व होते जाओगे चैप्टर में, तो आपको वैसे ही समझ में आना शुरू हो जाएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो ये एक बॉन्ड ऊपर बन जाएगा और एक बॉन्ड नीचे बन जाएगा। तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल होता है IF7। IF7 में आयोडीन होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैसे तो क्या बनता है, 5s2 5p1, सॉरी 5s2 5p5, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम शिफ्ट करके अनपेयर्ड कर देंगे, क्योंकि मुझे 7 बॉन्ड बनाने हैं, तो वो तो होना ही होना है, आयोडीन को ये काम करना ही पड़ेगा। आपको जितने बॉन्ड बनाने हैं सेंट्रल एटम उतने ऑर्बिटल बनाएगा, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि कंपाउंड बन ही तब रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से सारे ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगी, और आपके पास हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3 और इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल होगी। कर सकते हैं? चलिए, तो बस यही आपके पास 6 अलग अलग टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन है। ध्यान से अगर आप देखें तो जितने सिग्मा बॉन्ड बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7, उतने आपको ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, और उतना ही क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो आज मैंने आपको सभी स्ट्रक्चर्स को डिटेल में बनाकर सिखा दिया है। एक बार आप इसे कॉपी कर ले, मैं समराइज कर देता हूं इसे। चलिए, तो अब आप देखें, आपके पास एक ट्रिक आ गई है कि अगर आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता है एक मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम बना रहा है, फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। क्या बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, 5 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, 6 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d2, और 7 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। इनमें आज जो भी आपने पढ़ा उसको एक भी चीज़ याद नहीं रखनी है, बस उसको तमीज़ से पढ़ना है, समझना है कि आपके सामने जो लिखा हुआ है क्या वो आपको समझ में आता है, कि आप उसे विजुलाइज कर पा रहे हैं। दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, याद कुछ भी नहीं रखना है, चिंता मत करें। फिर देखें इनकी ज्योमेट्रीज, तो इनकी ज्योमेट्री मैं आपको दिखा चुका हूं। बताओ ये ज्योमेट्री कैसे आएगी, लीनियर। इनको किसी को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको यूज करते करें। 2 लेक्चर, अगले 3 लेक्चर सॉरी, उनके अंदर ये सब आपके फिंगर टिप्स पे होगा। आप किसी भी गिवन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बना दोगे, ये मेरी गारंटी है आपको पर्सनल। बस मेरे साथ बने रहें और जितना मैं कह रहा हूं उतना काम करते रहें, ठीक है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ये ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल, और ये ज्योमेट्री कैसी होगी, पेंटागनल बाइपिरामिडल। ये काम आपको करना है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल्स है उनको फिल कर लेना। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे चलेंगे। अभी तो मैंने आपको दिखाया कि हाइब्रिडेशन के अलग अलग टाइप क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडेशन निकालना सिखाऊंगा, और फिर हम एक और, इससे पहले हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, उसे हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। फिर हम हाइब्रिडाइजेशन और VSEPRT को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इन बॉन्ड एंगल्स को फिल करें।